Hello, how you doing? हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कब एग्जाम? गुड इवनिंग। आप लोग का कब एग्जाम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रतिष्ठा का एग्जाम हो गया? नहीं सर, 24 का इवनिंग शिफ्ट में। अच्छा, 24 है। चलो ठीक है। और आप लोग का कब है मीनू? वंशिका? यस। सर मेरा हो गया आज। हो गया? अच्छा, कैसा गया वंशिका? सर ठीक था। ठीक था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर अटेम्प्ट तो मतलब कर दिए सर, ऑलमोस्ट सारा ही। सभी कर दिए? सर कुछ नहीं किया है ना, बाकी कर दिए, मतलब कुछ इंटीजर टाइप नहीं किए, बाकी कर दिए हैं। अच्छा, चलो सही है। और लोग? सर मेरा तो 28 को है। 28 को है, यस। चलो। अर्पिता, मनीष, रोशनी, आप लोग का कब है? हाँ, इजी था। पेपर बहुत ही इजी था, ठीक है। फिजिक्स का इजी था एकदम। 28। तो सर परसेंटाइल भी ज्यादा जाएगी ना? क्या बोले? क्या बोले? परसेंटाइल भी ज्यादा जाएगी ना? क्वेश्चन? सर पेपर इजी था तो मतलब ज्यादा नंबर पे कम परसेंटाइल बनेंगे ना? हाँ, इससे भी ये भी हो सकता है कि आपके इस शिफ्ट में कट ऑफ ज़्यादा जाए, ठीक है, तो ज़्यादा नंबर पे परसेंटाइल कम हो जाए, ठीक है, तो वो तो पेपर के हिसाब से परसेंटाइल डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है। तो पेपर इजी होने का ये भी एक ड्रॉबैक है। एक तो बेनिफिट है कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक है कि परसेंटाइल में वो डिफर कर जाता है फिर, ठीक है, कि ज्यादा नंबर पे परसेंटाइल कम बनते हैं वो। पिछले बार भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, हमें तो अपना बेस्ट देना है, ठीक है, जो भी हो वो देखा जाएगा रिजल्ट आने के बाद, है ना। तो देखो, अभी तक ये देखा गया ना कि मैथ जो था वो कैलकुलेटिव था ज्यादा। तो मैथ पे आप लोग को स्विच करना है। जब फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पहले करोगे, ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री कर सकते हो कि केमिस्ट्री अभी सबसे इजी जो केमिस्ट्री आया है इस शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, फिर मैथ, ठीक है। मैथ में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप, हाँ, अच्छे से टाइम डिसाइड कर लो कि मान लो कि आपने 45 मिनट में केमिस्ट्री कर लिया, मान लो, ठीक है, तो आप अगला 1 घंटा फिजिक्स में दे सकते हो, ठीक है। और मैथ, आपका मैथ अगर स्ट्रांग है तो 1 घंटा 15 मिनट मैथ में दे सकते हो। अगर किसी का मैथ वीक है, मान लो, ठीक है, कि मैथ में वो ज्यादा स्कोर लगता है कि नहीं हो पाएगा, वो वीक है थोड़ा मैथ, ठीक है, तो वो मैथ पे कम टाइम दे सकता है, ठीक है, वो मैथ पे कम टाइम देकर फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा टाइम दे सकता है, ठीक है। ओके, तो यही करना है कि अपना जो स्ट्रांग सब्जेक्ट होगा उस पे सबसे ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। केमिस्ट्री जिसका स्ट्रांग होगा तो उसका तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। केमिस्ट्री आप ठीक कितना भी टाइम दोगे तो 1 घंटा मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो जाता है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आप मेमोरी बेस्ड ही होंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वगैरह होंगे तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री फिर भी 50 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, 50 मिनट तक लगना चाहिए, ठीक है। फिर आपका अगर स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है तो फिजिक्स में 1 घंटा 10 मिनट दे सकते हो, ठीक है। और मैथ अगर वीक है तो मैथ में मान लो कि 50 से 60 मिनट, अगर मैथ वीक है तो, ठीक है, 40 50 मिनट दे सकते हो, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग आपका पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस देना, ठीक है, और उस पर ज़्यादा टाइम देने का कोशिश करना। ऐसा नहीं कि आप मैथ पे चले जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री का इजी क्वेश्चन छोड़ के मैथ पे चले गए और मैथ आपसे हो ही नहीं रहा है, मैथ में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, हो भी रहा है तो हो सकता है कि गलत हो सही हो, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी पहले आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में जो भी इजी या करने लायक क्वेश्चन होगा उसको करके तभी मैथ पे शिफ्ट होना है कि नहीं? ओके जी, ठीक है। तो आप लोगों ने 11th 12th सभी टॉपिक अच्छे से किया हुआ है क्या? सर अच्छे से तो नहीं है पर
मतलब है, हो जाएंगे क्वेश्चन, फॉर्मूले तो सारे पढ़ रखे हैं। चलो, वेरी गुड। तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, आज मेमोरी बेस्ड पे ही कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उसी को थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन देखोगे तो इजी क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ओवरऑल जो है वो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप कर लोगे। ठीक है, आपका अगर पढ़ा है पढ़ा और फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे। ठीक है, तो ये आज का 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो बोला है कि बी बाई, ठीक है, बी बाई म्यू नॉट का हमें डायमेंशन बताना है क्या होता है। ठीक है, बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होता है, तो आपको अगर याद होगा तो बी बाई म्यू नॉट जो होता है वो एच के इक्वल होता है, और एच का जो यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, या अगर ये फॉर्मूला याद नहीं ना तो आप देखो, एक सर्कल के कारण करंट कैरिंग वायर सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई बाई टू आर होती है। ठीक है, तो तुम इस म्यू नॉट को इधर लाओगे ना तो तुम बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू आई बाई टू आर। ठीक है, तो हमें इसका डायमेंशन चाहिए, तो पहले तुम इसका यूनिट लिख लो। इसका यूनिट वही होगा जो आई बाई आर का होगा, तो आई का जो यूनिट होगा वो एम्पियर, और आर का यूनिट जो होगा वो मीटर। अब तुम बी बी बाई म्यू नॉट का अगर तुम डायमेंशन लिखना चाहते हो तो एम्पियर को हम ए से ही डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो ए दिखेगा, वो करंट को डिनोट कर रहा है, और मीटर का एल, और मीटर नीचे है तो एल का पावर माइनस हो, है कि नहीं? बोलो जी, क्लियर है सभी को? जी सर। तो यस इसका सर। ऑप्शन टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन टू होगा। या किसी को ये फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता होगा कि एच का जो यूनिट होता है वो एम्पियर पर मीटर होता है। एम्पियर को हम ऐसे यूनिट करते हैं और मीटर को लेंथ से, तो लेंथ के पावर माइनस वन, यहाँ से भी बतला सकते हो और यहाँ से भी। तो कोई भी फॉर्मूला याद है ना तो उससे आप बतला सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, जहाँ पे कि बी और म्यू आना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज से आप बता सकते हो ये। आई होप इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ आ गया? जी सर। सर फर्स्ट हाँ, क्वेश्चन है नहीं? थम्स अप करो हाँ ये फर्स्ट है, जिसको जिसको समझ आया थम्स अप कर दो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और ये अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। बोला गया कि एक कैपेसिटर है जिसको कि चार्ज किया गया है बैटरी से टू चार्ज Q1। एक कैपेसिटर इसको एक बैटरी से चार्ज किया गया है टू चार्ज Q1। इस पे इतना चार्ज किया गया कि ये चार्ज Q1 स्टोर हो गया। ठीक है, फुल्ली जब चार्ज हो गया तो Q1 स्टोर हो गया। नाउ द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब क्या किया गया कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इस पे क्यू चार्ज था ही पहले Q1, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, और एक कैपेसिटर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें इंसर्ट किया गया। ठीक है, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। तो देखो होगा क्या कि आप जब बैटरी को रिमूव कर दोगे ना सर्किट से तो चार्ज जो है वो कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, तो जब हम बैटरी को रिमूव करते हैं ना तो चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज चेंज नहीं होता। तो बैटरी को रिमूव करके तुम डाइलेक्ट्रिक डालोगे ना, तो डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो चार्ज वही रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो नया कैपेसिटेंस के टाइम्स ही हो जाएगा। अगर कैपेसिटेंस पहले सी था तो कैपेसिटेंस के टाइम्स ही हो जाएगा, और पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन चार्ज जो था ना पहले वही चार्ज अभी भी रहेगा, पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है, तो होता क्या है ना, आप इस चीज को याद रखो कि अगर बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और बैटरी को डिस्कनेक्ट करके हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना तो चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि देखो चार्ज अब तो इस पे पहले क्यू तक हमने चार्ज किया था, अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो चार्ज ये जाएगा कहाँ? ठीक है, ये चार्ज ना तो इस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ सकता है ना ही ये चार्ज जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्किट ओपन हो गया तो चार्ज उतना ही रहेगा। ठीक है, तो चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चार्ज कांस्टेंट रहता है।
अगर बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, अगर बैटरी कनेक्ट चार्ज कांस्टेंट रहेगा और जो भी पोटेंशियल है बी एंड सी चेंज, ठीक है, सी तो हमेशा चेंज होगा डायरेक्टली डालने से, सी हमेशा के टाइम्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, तो क्या चीज चेंज होती है? नहीं होती है। तो बैटरी कनेक्टेड में होता है ना कि पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, ठीक है, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, जो भी पोटेंशियल भी था ना, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड रहेगा, ऊपर से तुम स्लैब डालोगे तो होता क्या है कि बैटरी हमेशा पोटेंशियल भी मेंटेन करके रखता है, तो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, और भी कांस्टेंट हो गया तो क्यू एंड सी चेंज करेगा, ठीक है। तो देखो सी तो दोनों में चेंज होगा, या बैटरी को कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक डालो या बैटरी को डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक डालो, सी तो दोनों में चेंज होगा और सी जो होगा के टाइम्स हो जाएगा। अब पोटेंशियल कब चेंज होगा? चार्ज कब चेंज होगा? तो ठीक है, चार्ज जब बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेगा तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आप वहां से तुम कुछ भी निकाल सकते हो, क्यू इक्वल टू सी भी से, सी चेंज होगा दोनों केस में, एक केस में ये, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि चलो, एक केस में चार्ज चेंज होगा, एक केस में पोटेंशियल चेंज होगा, तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हो कि पोटेंशियल क्या हो गया, चार्ज कितना हो गया, ठीक है जी। यार चेक नहीं करो, मैसेज भी नहीं करो, फोकस करो इधर। सभी को समझ आ गया तो थम्स अप कर दो। यस सर। समझ आ गया, ठीक है। तो ये तो यस अभी वो, हाँ, अभी ऐसा पूछ लिया कि अभी डिस्कनेक्ट करके पूछ लिया, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में कनेक्ट बैटरी को कनेक्ट करके ही पूछे, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया आप लोगों के कि बैटरी डिस्कनेक्ट रहेगा तो चार्ज कांस्टेंट है, VC चेंज होगा, अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और QNC चेंज होगा, ठीक है, ओके। तो देखो इसमें, हाँ, इसमें क्या किया था, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके किया गया, ठीक है। तो चार्ज पहले जो था वही फाइनल चार्ज भी होगा, तो Q2 भी जो होगा Q1 के इक्वल ही होगा, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 होगा ना, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, Q2 इक्वल टू Q1 है, तो रेशियो 1 हो जाएगा ना। यस सर। जी सर। हाँ, तो देखो एक इजी क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का, डायोड का, कि फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स, तो ये डायोड में ये होता है पी साइड और ये होता है एन साइड, ठीक है, इसको हम पी बोलते हैं, ये एन बोलते हैं। तो अगर पी हाई पोटेंशियल पे रहता है और ये लो पोटेंशियल पे, तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है, ठीक है। अगर उल्टा हो गया कि मान लो कि जो पी वाला था वो मान लो लो पोटेंशियल पे हो गया, ये हाई पोटेंशियल पे आया, तो हम इसको बैकवर्ड बाइसिंग बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि कौन जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर, ठीक है, विच डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। तो इसमें आप चेक करो कि कौन फॉरवर्ड में है, तो देखोगे फर्स्ट में देखोगे, तो फर्स्ट यानी ये अर्थिंग किया गया है, तो ये जो है वह 0 पोटेंशियल पे होगा और ये -15 पोटेंशियल, यानी पी वाला साइड जो है 0 पे है, यानी हाई पोटेंशियल पे है, और एन वाला साइड जो है, ठीक है, यहाँ पे एन वाला साइड जो है वो लो पोटेंशियल पे है, ठीक है, पी वाला साइड जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, और एन वाला साइड -15 जीरो से कम होगा, यानी ये जो साइड है वो लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये चेक कर लो, तो देखो ये पी वाला 2 वोल्ट पे है और एन वाला 4 वोल्ट पे है, यानी एन वाला हाई पोटेंशियल हो गया, पी लो पोटेंशियल पे, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो तो ये भी रिवर्स में आएगा, ये भी रिवर्स में आएगा, तो फॉरवर्ड में यही आएगा एक, है कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो ये था, and electron of helium plus is present in third excited state, find de Broglie wavelength, ठीक है। तो हीलियम का जो एटम है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, तो वहां पे हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, ठीक है, कैसे निकालेंगे? बोलो। सर इसमें डाउट था। ये क्या क्या? सर इसमें डाउट है मेरे को।
अच्छा इसमें क्या जानते हो क्या बताओ। सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है या हमें क्या करना होता है? देखो, या तो आप तुम वेवलेंथ निकालो ना कि एक्साइटेड स्टेट फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो जो होता है एच वाई पी होता है, ठीक है। यानी कि एच वाई मोमेंटम, और हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है, हम मोमेंटम को एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं ना कि लैम्डा जो होगा वो एच अपॉन यस सर। रूट अंडर टू के एम, ठीक है। और तुम थर्ड ऑर्बिट में उसका, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में उसके पास कितना एनर्जी होगा वो लिख सकते हो ना। यस सर। हीलियम के केस में थर्ड एक्साइटेड स्टेट में तुम देखोगे यानी n इक्वल टू 4 पे, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 4 पे। और 4। हीलियम का केस है, ठीक है। हीलियम का केस है तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो -13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ पे जो होगा -3.4 होता है ना, 1.86 होता है ना फिर। और यहाँ पे कितना था, यस सर। 1.54, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ का जो एनर्जी होगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम ला के यहाँ पे, और के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और के हमें पता है, ठीक है। के हम यहाँ से लिख सकते हैं कि के जो होगा 1.54, और जेड स्क्वायर हीलियम के केस में जेड 2 हो जाएगा ना। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जूल में आ जाएगा, है कि नहीं। बोलो। यस सर। ठीक है, यहाँ पे तुम वैल्यू रख दोगे तो। और मुझे एक बात सोचने दो, थोड़ा सा और कुछ इजी वे में हो सकता है क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही पूछा ना। तो यहाँ का डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो एक तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा, हम अगर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम निकालें, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे जो एम बी होगा, ठीक है, एम बी जो होगा फिर एन एच अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। फिर आर का वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, आर इक्वल टू आर नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा, ये भी लेंदी ही हो जाएगा। या आप यहाँ से भी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक मिनट में एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। कि एम वी आर, तो एम वी क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या एच अपॉन रूट 2 के एम, है कि नहीं। बोलो, रूट 2 के एम, ठीक है। तो यस या सर। तो एन भी निकाल लो यहाँ से, क्योंकि एन का जो वैल्यू होगा 3 होगा, 4 होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है ना। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, ठीक है। ये ग्राउंड होता है, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। थर्ड एक्साइटेड करस्पॉन्ड टू n = 4, ठीक है। तो n = 4 यहाँ पे रख के 2 पाई आर, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ पे आर का वैल्यू लिखना पड़ेगा कि इस ऑर्बिट में आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। r = r0 L² / 8 से लिखते हैं ना, r = r0 N² / 8, जहाँ की r0 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है। बोलो, याद है। यस सर। इस पे भी क्वेश्चन आया, इस पे भी क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप किसी से कर सकते हो, ये इजी है, ठीक है। ये इजी लगा मुझे क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एनर्जी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और एच का वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लैम्डा निकाल लोगे, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ये देखो, मैंने जहाँ बोला कि आर पे भी क्वेश्चन आया है, तो आर का जो वैल्यू होता है वो r0 N² / जेड होता है, ठीक है। r0 N² / जेड, तो ये देखो बोला है कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट यानी n = 1 ऑफ हाइड्रोजन इज a0, ठीक है। तो a0 किसका है, a0 = r0 इन ग्राउंड स्टेट यानी n = 1, और हाइड्रोजन के लिए z1 हो जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है। द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस आयन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो मान लेते हैं ए गैस, ये r0, और हीलियम प्लस आयन के लिए n जो हो जाए, और देखो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 4, ठीक है। तो ये n² यानी 4 का स्क्वायर अपॉन, और जो हीलियम के लिए जेड होगा वो 2 होगा, ठीक है, ये अपॉन 2, ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड कर दोगे ना, तो आपको वैल्यू आ जाएगा a0 / ए गैस हमें कैलकुलेट करनी है, r0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/4/4² तो ये हो जाएगा 2/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो
हमें ए गैस चाहिए ना, तो ए गैस जो आ जाएगी वो आ जाएगी, ये आ जाएगा 2/16 यानी 1/8, ठीक है। तो ये आ जाएगी ए के नॉट, यानी 1 मिनट। हमें चाहिए क्या, रेडियस का यही फॉर्मूला था ना, आर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन जेड। हाँ यही था। तो 2 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/8, तो ए नॉट बाई ए गैस इज इक्वल टू 1/8। तो ए गैस तो ए आ गया ना यार, हमें ए नॉट बाई ए चाहिए, ए नॉट बाई ए। ए किसका है, चलिए हमें कुछ और चाहिए। देखो, इफ द रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ए नॉट, ठीक है, इसका ए नॉट का, और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस आयरन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज ए1, तो हमें ए नॉट बाई ए वन चाहिए, तो हमने ए नॉट बाई ए वन, हाँ तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी, यस सर। ठीक है। हाँ इसका बताओ तो, जल्दी से बताओ, इसमें इसमें भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। सर डिक्रीज होगा, जल्दी बताओ क्या, डिक्रीज होगा। क्या होगा। सर कम, डिक्रीज, डीसी डिक्रीज लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, लिक्विड में तो देखो जो बीटा होता है ना, अगर एयर में या वैक्यूम में ये है, ठीक है, तो कोई मीडियम में जो हो जाता है ना, मीडियम में हो जाता है बीटा डैश बीटा बाई म्यू, ठीक है। तो म्यू टाइम्स 1/म्यू से डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है। तो जो बेसिकली है, जो रेंज वेट है वो डिक्रीज होगा, तो बीटा डैश जो होगा वो सर वो डिक्रीज, ब्लैंक ठीक क्यों है। छोड़ा हुआ है स्पेस। फ्रिंज वेट इंक्रीज, यार देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये फ्रिंज बेस्ड ही होगा, ठीक है, यही चीज होगा ये, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ये सब चीजें हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, तो हो सकता है ये वेट होगा, ठीक है, डिक्रीज रिमेन सेम, ठीक है, तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये, तो याद रखना कि बीटा जो होता है वो, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना, हाँ जी, यस सर। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो जिस भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है ना, आ रहा है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। सर हाँ ये इसमें कॉन्सेप्ट देखो रिपीट हो सकते हैं क्या। ये किया गया तो, हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं आने वाले पेपरों में। हाँ हाँ, हो सकते हैं, हो सकता है कि अभी आपसे रेडियस पूछा है, अगले कोर्स अगले शिफ्ट में वेलोसिटी पूछ ले, अगले शिफ्ट में एनर्जी का पूछ रिलेशन, तो वेलोसिटी एनर्जी का पता है ना, यस सर। जो यस सर। वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड बाई एन, और जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो हो सकता है कि अभी ये पूछा रेडियस पे पूछा, हो सकता है कि इस पे पूछ ले, ठीक है। हो सकता है कि इसमें अभी आपसे रिवर्स बायसिंग पूछा, हो सकता है फॉरवर्ड बायसिंग पूछ ले। इसमें हो सकता है कि अभी बैटरी को डिस्कनेक्ट करके पूछा, हो सकता है कि बैटरी को कनेक्टेड में ही पूछ ले, ठीक है? तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कि ये भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो फ्रिंज बिग पे आप क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रिंज बिग पे फॉर्मूला पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, लैम्डा दे दे, डी दे दे, स्मॉल डी दे दे, और फ्रिंज बिग पे पूछ ले, और कोई मीडियम में दे दे उस मीडियम का, तो फिर बीटा जो मीडियम में हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी इंटू म्यू मीडियम, ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ जी, हाँ, ये क्वेश्चन फ्लेक्स का क्वेश्चन है कि एक चार्ज को प्लेस किया गया है
इस पे, ठीक है, एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो तुम देखोगे तो ये जो चार्ज का कौन कितना हिस्सा जो है वो क्यूब के अंदर होगा, ठीक है, एज पे रखा गया है, ठीक है, एज पे रखा गया, ठीक है। तो देखोगे तो ये चार भाग बनेगा इसका, ठीक है। 1/4 हिस्सा जो है वो इसके अंदर रहेगा, ठीक है, 1/4 हिस्सा जो है वो इसके अंदर रहेगा क्यूब का, ठीक है। क्योंकि क्यूब जो है वो 3D बॉडी है, ये नहीं समझना कि ये आधा ऊपर है आधा नीचे, ये उधर भी होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 1/4 जो है वो अंदर रहेगा, ठीक है, और 3/4 बाहर रहेगा। तो इनसाइड द क्यूब जो चार्ज है क्यू इनसाइड वो हो जाएगा Q/4, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्लक्स आ जाएगा वो होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ गए? Yes, sir. ये क्वेश्चन पे मुझे डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। A parallel plate capacitor और capacitance 40 माइक्रोफैराड की, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन और जो फर्स्ट सर क्वेश्चन स्क्रीन में सेकंड शायद हमने प्रॉब्लम किया हो था, रही है। क्या बोला था? स्क्रीन सर चली गई है शायद से, हाँ जी, अब आ गई। क्वेश्चन ये नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया क्या? आपने दिया है क्या रोहन? ये क्वेश्चन मुझे भी ये थोड़ा इसमें लगा, ये क्वेश्चन नहीं आया क्या? हाँ जी, सर आया था। आया था। आपका था वंशिका आज? यस सर। ये क्वेश्चन था, चलो ठीक है। तो देखो बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस जो है 40 माइक्रोफैराड है, इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट पावर सप्लाई। इसको पहले 100 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट किया गया, ठीक है, ये 100 वोल्ट के साथ सप्लाई से कनेक्ट किया गया। तो देखो इसमें जो चार्ज होगा वो होगा 100 इंटू 40 क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है, सी इंटू वी। तो यहाँ से क्यू जो इनिशियल हम निकाल सकते हैं वो हो जाएगा सी 40 इंटू वी 100, तो ये आ जाएगा 4000 माइक्रो कूलम, ठीक है। क्योंकि माइक्रो फेराड में था तो माइक्रो कूलम में हम लिख सकते हैं। एनर्जी फाइनल इनिशियल देख ले, क्योंकि हमसे एनर्जी वगैरह ही पूछा है, ठीक है, और चार्ज। तो एनर्जी इनिशियल देखे तो हाफ CV², तो ये आ जाएगा हाफ सी का वैल्यू 40 और V² 100 × 100। तो ये देखोगे तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 × 10⁵ माइक्रो जूल, ठीक है। क्योंकि ये माइक्रो कूलम में था तो ये माइक्रो जूल ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि इनिशियल चार्ज और इनिशियल हमने पोटेंशियल लिख लिया। अब देखो क्या बोला है कि इमीडिएट स्पेस, नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब क्या किया गया कि इस स्पेस को एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल किया गया, के का वैल्यू 2 था, ठीक है। तो इसका जो सी हो जाएगा ना, जो सी हो जाएगा वो हो जाएगा के टाइम्स सी डैश जो होगा के सी, यानी 2 सी हो जाएगा, और 2 टाइम्स सी जो है वो 40 है, यानी 80 माइक्रो फेराड हो जाएगा, है ना। अब बोला है कि इंट्रोड्यूस डायरेक्टली एक्स्ट्रा चार्ज एंड, अब बैटरी के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी कि बैटरी कनेक्टेड ही होगा, ठीक है। बैटरी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो बैटरी कनेक्टेड ही होगा। तो देखो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन की बैटरी कनेक्टेड है तो अभी भी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 100 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। कैपेसिटर चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल बैटरी कनेक्ट होने से पोटेंशियल इतना ही रहेगा। तो जो फाइनल चार्ज होगा वो सी डैश इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। वी तो चेंज हुआ नहीं, तो सी डैश हो गया 80 इंटू वी, जो हो जाएगा वो 100, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा 8000 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये फाइनल आ गया। एनर्जी फाइनल भी लिख सकते हो, हाफ सी, सी जो आ गया 80 और V² 100 × 100, ठीक है। तो इसको देखोगे तो ये 4 × 10⁵ माइक्रो जूल आ गया, ठीक है। अब देख लो हमसे पूछा क्या है, ठीक है। हमसे पूछा है कि द एक्स्ट्रा चार्ज एंड चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर, यानी एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया और कैपेसिटर में चेंज कितना हुआ, ठीक है। तो देखोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज, और तो एक्स्ट्रा चार्ज तुम देखोगे ना तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल जो होता है वो एक्स्ट्रा चार्ज डेल्टा क्यू आ जाएगा। तो ये फाइनल 8000
-4000 करोगे, ये माइक्रो कूलम है, तो ये आ जाएगा 4000 माइक्रो कूलम। और माइक्रो कूलम में आप 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कूलम आ जाएगा। तो 6 में देखोगे तो 3 तो कैंसिल कर देगा, यानी 4 × 10 के पावर -3 कूलम। इसको हम 4 मिली कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोला। यस सर। तो ऐसा ऑप्शन देखोगे तो एक ही था। फिर हम एनर्जी भी चेंज निकाल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू निकाल सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू फाइनल देखोगे तो मेरे पास इतना है, यू इनिशियल इतना, तो डेल्टा तुम चेंज निकालोगे तो वो 2 टाइम्स इंटू 10 के पावर 5 माइक्रो जूल आ जाएगा। तो डेल्टा यू जो आएगा, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो 4 - 2, तो 2 × 10 के पावर 5 माइक्रो है, तो माइक्रो को 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 5 से एक बचेगा 10 के पावर, तो ये 0.2 माइक्रो जूल, सॉरी जूल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, गॉट इट, यस सर। ठीक है। तो ये our function of cesium and francium is इतना 1.9 and 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। if the light of wavelength इतना नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया हुआ है, तो देखो नैनोमीटर में तो 5000 नैनोमीटर। तो एनर्जी हम कितना एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो जो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो होता है वो 12400/लैम्डा। इसको एंगस्ट्रॉम में लोगे तो इतना लेना पड़ेगा, या 1240/लैम्डा, ये नैनोमीटर में, ठीक है। अगर नैनोमीटर में लेते हो तो 1240 लेना पड़ेगा, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में तो 12400 लेना पड़ेगा। ये से करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नैनोमीटर दिया हुआ है तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो 1240/नैनोमीटर में 500, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आ जाएगा 50, यानी 124/50, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग को तो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। 124/50, तो ये 2.48 आएगा, ठीक है। 2.48, ठीक है। तो अब देखो कौन सा जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2.48 एनर्जी किसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वर्क फंक्शन सीरियम का है 1.9, और वर्क फंक्शन जो फ्रेंसियम का है वो है 2.5। तो देखो जो एनर्जी है वो इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होना चाहिए वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ठीक है। तो एनर्जी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सीरियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन 2.5 है, तो इससे कम है, ठीक है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो सीरियम देगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, नो यस सर। फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी फोटो, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये करेगा और ये नहीं करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ये करता हूँ कि ये क्वेश्चन ये पूछा था फाइंड करें कि द सर्किट, ये तो अधूरा क्वेश्चन लग रहा है। ये क्वेश्चन दिया था कि जॉकी को मिल पर फाइंड करें थ्रू बैटरी, ठीक है। फाइंड करेंट थ्रू बैटरी, ठीक है। तो ये जो जॉकी है वो मिडिल पॉइंट पे है, तो इसको तुम सिंप्लीफाई करके इस तरह का बना सकते हो कि देखो ये मिडिल पॉइंट पे है, तो ये आधा लेंथ इधर होगा आधा ही इधर, यानी हाफ ओम इधर होगा हाफ ओम इधर। तो मैं अलग अलग करके बना देता हूँ उसको, ये हाफ ओम और ये भी हाफ ओम, ठीक है। ठीक है, ये भी हाफ ओम, ठीक है। और ये इस तरह से, और ये जो है ये 2 ओम का इधर है। तो हमसे बैटरी से कितना करेंगे, तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। इसमें आर इक्विवेलेंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, फिर इसका इसके सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को पैरेलल में करके इससे सीरीज में कर देना, और आर इक्विवेलेंट निकाल के जो करेंट बैटरी से होगा वो V/R इक्विवेलेंट, भी जो दिया हुआ है 9.9 वोल्ट, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, नो सर। ठीक है ना, ये हो जाएगा ना। ये देखो 2 और 1/4 1/2 जो है
तो सीरीज में तो इसका आर इक्विवेलेंट ये दोनों का जो हो जाएगा वो हाफ इंटू टू बाई हाफ प्लस टू, ठीक है। दो के लिए हम आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू कर देते हैं। तो ये देखोगे तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, ये फोर फाइव, टू बाई फाइव बच जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ये हाफ, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो टू बाई फाइव प्लस हाफ, ठीक है। तो ये दोनों का निकालोगे तो ये हो जाएगा फोर प्लस फाइव, 9/10, ठीक है। 9/10, ठीक है। 9/10, तो जो करेंट हो जाएगा वो हो जाएगा भी जो है 0.9/9/10, तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ये 10 ऊपर जाके 9 बन जाएगा, 9 से 9 1 एम्पियर, ठीक है। Yes, sir. ओके। देखो, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, देन वन सरफेस ऑफ द लेंस गेट सिल्वर्ड, ठीक है। एक द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, देन वन सरफेस ऑफ द लेंस गॉट गेट सिल्वर। ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस से क्वेश्चन है कि कन्वेक्स लेंस था, उसका एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया। तो आपको पता होगा कि जो एफ इक्विवेलेंट आती है, 1/f इक्विवेलेंट वो आती है 1/f मिरर, ठीक है। क्योंकि ये तुम करोगे तो ये बेसिकली एक मिरर प्लस एक लेंस से मिलकर बना होगा, ठीक है। इसको तुम अलग अलग करोगे तो ये एक मिरर और एक लेंस, ठीक है, मिलके बना होगा, ठीक है। तो 1/f माइनस टू टाइम्स एफ एल, ठीक है। शायद आप लोग को ये फार्मूला याद होगा, सिल्वरिंग के केस में हम लोग क्लास में करवाते हैं यही फार्मूला, ठीक है, कि 1/f माइनस टू टाइम। और यहाँ पे एफ एम और एफ एम और एफ एल को विथ साइन देना है, ठीक है, विथ साइन लेना है आपको, ठीक है। तो देखोगे तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो आ जाएगा वो इधर आएगा और वो आएगा -r/2, ठीक है, -r/2, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है लेंस के केस में, मिरर के केस में, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हम बोल सकते हैं। तो -r/2 इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको, क्योंकि इसका म्यू दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंथ निकालने के लिए आपको 1/f लेंस हो जाएगा म्यू -1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस बोला है, ठीक है, कुछ बोला नहीं है कि कौन, तो दोनों को हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1/f एल जो आ जाएगा म्यू म्यू -1 और 1/r1, ठीक है। दोनों आर ही है और एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वाला नेगेटिव होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, बेसिकली 1/r माइनस माइनस ऑफ 1/r, ठीक है। तो ये बेसिकली टू टाइम्स हो जाएगा 2/r, ये हो जाएगा 2 म्यू -1/r, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो कि 1/, यहाँ से देखो तो 1/f इक्विवेलेंट जो आएगा 1/fm, fm का वैल्यू -1/r/2, और सॉरी 1/fm चाहिए ना, तो 1/fm -2/1/fm जो आ जाएगा -2/r, ठीक है। तो -2/r और -2 टाइम्स 1/fl, ठीक है। 1/fl का वैल्यू वो आ गया 2 टाइम्स म्यू -1 इंटू आर, ठीक है। ऑलरेडी एक 2 है, फिर से एक 2 आ गया, तो ये बेसिकली जो है, जी कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। भाई आर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आ जाएगा फोकल लेंथ में, एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ इसका आ जाएगा, ठीक है, जो फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट, 1/f सर इसमें इक्विवेलेंट, ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। एक ऑप्शन होगा लेकिन हम लोग को पता नहीं, क्योंकि मेमोरी में ऑप्शन कितना लोग याद करके आएंगे, ठीक है। वो तो क्वेश्चन ही याद होके आ जा रहा है, वो काफी है। आंसर फिर याद करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। सर -4 क्वेश्चंस मतलब -4, एनटीए नहीं देता। नहीं अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चे ने बताया था, ठीक है। क्योंकि आपका तो कंप्यूटर बेस्ड होगा ना पेपर, तो वो क्वेश्चन इतना यस जल्दी सर। आएगा, क्योंकि ये सब मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। ओके सर, यस। तो यहाँ सर से नीट एफ का एग्जाम इक्विवेलेंट, कॉम्पिटिटिव बेस्ड होगा। क्या बोल रहे हैं? नीट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। हाँ हाँ, ठीक है। ओके सर। देखो -2/r कॉमन ले लिए तो एक 1 बचा यहाँ पे, और प्लस 2 म्यू -1, ठीक है। तो -2/r, तो ये हो जाएगा 1,
+2 म्यू -2, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा -2/r, ये जो बेसिकली आ जाएगा 2 म्यू -1, ठीक है। तो ये 1/f इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। 1/f इक्विवेलेंट, तो f इक्विवेलेंट जो आ जाएगा इसको इन्वर्स कर दो, ठीक है। -r/2 टाइम्स 2 म्यू -1। अब देखो होता क्या है ना, कि हमें देखो बोला है कि वेयर शुड ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम जो है वो एक तरह से मिरर की तरह काम करेगा। लाइट इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, और यहाँ से लाइट तो पहले यहाँ से जाएगा, फिर पहले एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट पे ही इमेज किस केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ठीक है। मिरर के केस में आपने पढ़ा होगा कि मिरर के केस में ऑब्जेक्ट पर ही फाइनल इमेज कब बनता है, जब देखो, जब जो ये फोकल मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो यहीं पे इमेज बन जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम यहीं पे बन जाते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो दोनों यहीं पे बन जाते हैं। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो 2f के इक्वल होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ 2f के इक्वल होता है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम होते हैं, तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑप्शन जो है आर और म्यू के टर्म में है, ठीक है। तो देखो, हमने फोकल जो इसका फोकल लेंथ निकाला ना इक्विवेलेंट, वो मिरर का ही आया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो 2f के इक्वल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो 2f के इक्वल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, जो होगा वो 2f के इक्वल होगा, यानी इसका 2 टाइम्स, ठीक है। नेगेटिव साइन बस बता रहा है कि ये इधर है, ठीक है। तो पॉजिटिव ही लेना, 2r/2 म्यू -1, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा r/म्यू -1 पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, ठीक है, कि सेम जगह पे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे कब बनेगा, ठीक है। तो मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। लेंस के केस में भी वही होता है, ठीक है। लेंस के केस में भी 2f पे रहेगा, तो 2f पे ही इमेज बनता है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो हमें बेसिकली सिल्वरिंग ऑफ लेंस के यस सर। सिल्वरिंग ऑफ लेंस से हमें बेसिकली सिल्वरिंग ऑफ लेंस से हमें फोकल लेंथ इक्विवेलेंट निकालना था, ठीक है। एफ इक्विवेलेंट निकालना था। तो एफ इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला आता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। और फोकल लेंथ मिरर जो होता है वो -r/2 हो जाएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, माइनस इसीलिए क्योंकि हमें एफ एम और एफ एन जो है वो दोनों साइन के साथ रखना है, ठीक है। तो हम इसलिए एफ एम को -r/2 लिख दिए, ठीक है। विथ साइन पुट करना है, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, पुट एफ एम एंड एफ एन विथ साइन, ठीक है। साइन पुट करना, तो एफ एम जो है -r/2, और एफ एल ये फॉर्मूला से आता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, μ-1 1/r1 -1/r2, ठीक है। तो बेसिकली हमें एफ इक्विवेलेंट आ गया ये, और ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे प्रेजेंट होगा, क्लियर है? हाँ जी, यस सभी सर। को क्लियर है ये? कुछ ये देखो, सर इस बार के पेपर तो में बहुत हमने इजी क्वेश्चंस आए थे ना। क्या, हाँ इजी आया फिजिक्स में भी, ठीक है, इजी है, ठीक है। तो अभी तक देखो हमने ट्वेल्थ का जितना क्वेश्चन था लगभग हमने ट्वेल्थ में जितना हमारे पास अवेलेबल था हमने कर दिया। अब कुछ 11th के क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11th के क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डाउट है कि ऐसा क्वेश्चन आया था या कैविटी कहीं अलग बना हुआ था, ठीक है। तो दोनों केस हो सकते हैं, या तो कैविटी जो है वो एग्जैक्ट सेंटर पे ही बना हो, कि मान लो कि देखो एक मास m था, तो हमसे बोला कि एक मास m था। कल ही हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। और 2r डिस्टेंस पे अगर मान लो
मान लो कि कहीं पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे कोई एम मास है, तो उस पे जो फोर्स है वो एफ लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो होता है वो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर के इक्वल होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये होगा। अब बोला गया कि एक कैविटी बना गया, नाउ कोसेंट्रिक स्फेरिकल मास m/7 इज रिमूव्ड, यानी कोसेंट्रिक, यानी मान लो कि ये स्फीयर था, तो इसमें से एक सेम स्फीयर, ठीक है, सॉरी, कोसेंट्रिक स्फीयर को रिमूव कर दिया गया, यानी अब मास सिर्फ इसमें है, ठीक है, m/7 मास को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो मास बचेगा m-m/7, ठीक है, इज इक्वल टू 6m/7, ठीक है। ये पूरा मास m था, ठीक है, स्फीयर था। तो अब जो इतना ही रखा, तो बोला कि अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो अगर हम यहाँ से फोर्स निकालें एफ डैश, तो वो हो जाएगा, देखो सिमेट्री के केस में भी हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है कि ये जो है यहाँ से निकाले, ऐसे निकाले, तो ये सिमेट्री नहीं है, तो इसके केस में हम नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। शायद आप लोगों में से किसी को मालूम होगा नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो लेकिन कोसेंट्रिक के केस में हम डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, ठीक है, कोसेंट्रिक के केस में, सिमेट्री के केस में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला, हम इस स्फीयर को 6m/7 का मान सकते हैं, इस स्क्वायर को हम डायरेक्ट 6m/7 मान सकते हैं। तो जो फोर्स हो जाएगा जी 6m/7 इंटू जो मास पे लग रहा है फोर्स m अपॉन डी स्क्वायर, डी वगैरह तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा 6/7 जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल अपॉन डी स्क्वायर, और ये कुछ नहीं एफ था, तो एफ डैश जो हो जाएगा वो 6f/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन है कि क्या पूछा था, ठीक है, पूछा ये था या ऐसा पूछा था कि, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ एक दो जगह देख रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का भी एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था कि ये इस तरह से था, ठीक है, कि ये एक रेडियस आर था और r/2 रेडियस यहाँ से रिमूव किया गया, तब फोर्स पूछा है 2r डिस्टेंस पे, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था हमने वहाँ पे डिस्कस किया है कल 11th के ग्रेविटेशन, ठीक है, क्लास चल रहा था उसमें, ठीक है, सेम क्वेश्चन डीपीपी में था, ठीक है, हमने वो डिस्कस किया था, ठीक है। इसको अगर टाइम मिलता है तो हम डिस्कस कर लेंगे, अब तक हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हाँ जी बोलो, क्लियर है सभी को? चलो, तो जल्दी से हम कर ले ये दो तीन क्वेश्चन, क्योंकि अपने पास 10 मिनट की बचा। टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडी ऑफ रेडियस इतना, दो बॉडी है, एक का रेडियस जो है वो 0.8 मीटर का है, ठीक है, और दूसरे का जो रेडियस है वो 0.2 मीटर का है, ठीक है। एक को 400 केल्विन पे रखा गया और दूसरे को 800 केल्विन पे रखा गया। फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस, तो देखो रेट ऑफ हीट लॉस पर सेकेंड भी हम निकाल सकते हैं पावर से, ठीक है। तो इमिसिव पावर जो होता है ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर, देखो कोई भी बॉडी का इमिसिव पावर ई ए सिग्मा टी के पावर 4 होता है अपने, ठीक है, थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, रेडिएशन के केस में। ब्लैक बॉडी के केस में ई जो होता है वो 1 हो जाता है, ठीक है, और सिग्मा देखो ये स्टीफन कांस्टेंट है, ये तो सभी के लिए सेम होगा। तो पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू टी के पावर 4, और एरिया जो होता है, अगर हम बात करें स्फेरिकल बॉडी है तो इसका सरफेस एरिया 4/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर और टेम्परेचर का पावर 4, ठीक है। तो ये आ गया, तो हम पावर इसका निकालें और इसका, ठीक है, तो हम इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, तो P1/P2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 स्क्वायर T1 के पावर 4 बाई R2 स्क्वायर T2 के पावर 4। तो R1/R2 के ऐसे भी लिख सकते हैं, R1/R2 का स्क्वायर इंटू T1/T2 का पावर 4, ठीक है। तो R1/R2, R1 0.8 बाई R2 0.2 का स्क्वायर इंटू T1/T2, T1 का वैल्यू 400, ठीक है, बाई T2 800 का पावर 4। तो ये देखोगे तो ये, तो हम आंसर ये बचेगा 1/2 और ये ऊपर 2, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का पावर 4। तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर पावर 4 करो तो ये 16 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 4/16 यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है, बोलो। यस सर। तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है।
तो ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, तो आप इजिली कर लोगे। ये थर्मल फिजिक्स का कंडक्शन, ये सॉरी रेडिएशन पे आता है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह वहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है, रेडिएशन में आता है, ठीक है। तो ये था। फिर यहाँ पे एक वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, साउंड वेव का क्वेश्चन है, ठीक है, साउंड वेव का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये रेडिएशन का है, ठीक है, थर्मल फिजिक्स रेडिएशन टॉपिक, ठीक है, हम वहाँ पे पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह, ठीक है। तो वहां से ये देखोगे तो साउंड वेव का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम एक टॉपिक होता है ऑर्गन पाइप, ठीक है, वहां से क्वेश्चन है। ऑर्गन पाइप और स्टीम के केस में हम रिजोनेंस का कंडीशन देखते हैं, स्टीम वाला और ऑर्गन पाइप का भी लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी आपसे ऑर्गन पाइप का पूछ लिया तो अगले सेट में स्टीम का पूछ ले, ठीक है। तो देखो बोला है कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप यानी 1 इंच क्लोज है और दूसरा एक ओपन है और दूसरा ओपन ऑर्गन पाइप यानी दोनों इंच जो है वो ओपन है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें वो NV/4L, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है NV/2L, ठीक है। बोला है कि इसका 9th हार्मोनिक है, इसका 9th हार्मोनिक, और इसका इसका जो लेंथ है देखो, क्लोज का लेंथ जो है वो LC ले लेते हैं, उसका 10 सेंटीमीटर है, और लेंथ ओपन का जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, वो L ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें L कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमसे बोला कि ये दोनों रिजोनेंस में, तो रिजोनेंस के केस में क्या होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, ठीक है। इसका 9th हार्मोनिक और इसका 4th हार्मोनिक, तो इसका 4th हार्मोनिक लिखोगे तो 4V/2L, ठीक है, और इसका देखोगे तो 9th हार्मोनिक तो N 9V/4 L, और इसका जो L है वो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों को बराबर कर दोगे, ठीक है, F क्लोज और ये ओपन, ठीक है, दोनों को बराबर करोगे, रिजोनेंस में क्या होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होंगे तो वो रिजोनेंस कंडीशन में आ जाएंगे। तो 9V/4 × 10 इज इक्वल टू 4V/2L, ठीक है, 4 था ना, हाँ, तो B से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये 18/16, ठीक है। तो जो L हो जाएगा, हमें L कैलकुलेट करनी है बेसिकली, तो इसको इधर भेज दो और 9 को इधर ले आओ और L को इधर भेज दो, तो L इक्वल टू ये पूरा उधर जाएगा 4 × 4 × 10, और बाई 2 यहाँ था और 9 भी यहाँ पे एक बचेगा, ठीक है। तो 2 जा तो 80/9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी का 11th वीक होगा, ठीक है, आप लोग हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे 11th नहीं भी किए हैं अपने अच्छे से, ठीक है। फिर भी ये 11th का बेसिक है, ठीक है। अब नहीं की हो तो इसको अब करने नहीं बैठना, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, जिसका कि कल या परसों एग्जाम है वो तो नहीं करना, जितना किया उतने पे ही फोकस करना, उतना ही करना है, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। जिनका हो सकता है कि लेट से एग्जाम है वो एक बार ये सब देख सकते हैं, है कि नहीं। एक्सेस प्रेशर का एक क्वेश्चन है, एक्सेस प्रेशर का फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन इंटरफेस। मान लो कि मेरे पास एक ऐसा दिया हुआ था, एक होता क्या है ना कि दो, मान लो कि सोप बबल है, ठीक है, और दोनों सोप बबल को तुम कनेक्ट करोगे, दो सोप बबल कनेक्ट होते हैं, तो जो इंटरफेस पे जो बनता है ना, इंटरफेस पे जो, मान लो कि यहाँ से ये इंटरफेस ऐसा बना है, ठीक है, एक बड़ा वाला है जिसका कि रेडियस R1 बोला है, ठीक है, और छोटे वाले का रेडियस R2, ठीक है, तो R2, तो इस हमें इंटरफेस पे जो रेडियस बनता है उसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, ठीक है। तो देखो वो फाइंड करना है, हम एक्सेस प्रेशर का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें जो एक्सेस प्रेशर होगा वो होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस 4T सरफेस टेंशन T है अपॉन R1, और इसमें जो एक्सेस प्रेशर होगा वो P0 प्लस 4K × R2, ठीक है। अब देखोगे तो रेडियस किसका ज्यादा है, रेडियस इसका ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें जो प्रेशर होगा कम होगा और इसका प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, शेप जो है वो इसी तरह का बनेगा, ठीक है, शेप इस तरह का बनेगा, इसके अंदर रहेगा, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है तो ये थोड़ा इसको प्रेस कर देगा इधर, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें चाहिए,
तो हम ऐसे करते हैं कि एक्सेस प्रेशर, इसका प्रेशर माइनस इसका प्रेशर इज इक्वल टू 4T/R, ठीक है। यानी जो यहाँ का जो कर्वेचर होगा वो, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेस प्रेशर के कारण ये कर्वेचर आया, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इक्वल टू 4T/R होता है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर यानी पी नॉट, ठीक है, पी नॉट प्लस 4T/R2 माइनस, ठीक है, पी नॉट प्लस 4T/R1, ठीक है, इज इक्वल टू 4T/R, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और 4T/R2 बचेगा, यहाँ पे ऐसे बचेगा 4T/R2 माइनस 4T/R1 इज इक्वल टू 4T/R, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो है ये 1/R जो हो जाती है 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है, 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये R इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R2 माइनस R2 बन जाएगा, ठीक है, R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो कि इस केस में कैसा होता है, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन प्लस में एक टॉपिक होता है एक्सेस प्रेशर, उसका आगे, ठीक है, सरफेस टेंशन टॉपिक का एक्सेस प्रेशर, ठीक है, सब टॉपिक हो गया, ठीक है। ठीक है, सरफेस टेंशन में एक्सेस प्रेशर, ठीक है, इसका ये क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन या कोई और एग्जाम रिलेटेड कुछ पूछना हो, ठीक है, कि कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। सर एक चीज पूछना था। हाँ जी बोलो। सर अभी जैसे आज वाला पेपर इजी था, तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि 28 और 29 वाला जो पेपर होगा ना वो हार्ड होगा, ऐसा है क्या? या किसी का बात नहीं सुनो अभी, ठीक है। उनको कोई बोला है, किसी ने बोला है एनटीए से नोटिस आया कोई? नहीं, वो ऐसा बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता नहीं है, करो, तो मैंने सोचा। ऐसा नहीं होता। अगर टफ आएगा तो उसका कट ऑफ कम जाएगा, उसमें कम मार्क्स में तुम्हारा मान लो परसेंटाइल अच्छा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब परसेंटाइल बनेगा तो वो सब चीज कंसिडर करता है कि कहाँ कब का पेपर टफ था, कब का पेपर इजी था, ठीक है। उसके हिसाब से परसेंटाइल बनता है, ठीक है। ओवरऑल जो फाइनल जो रिजल्ट आता है, जो रैंक आती है, वहां से आती है वो, यस सर। ठीक है। तो जिनका इजी होगा तो उनका तो कट ऑफ भी आ ही जाएगा, उनका ज्यादा नंबर पे परसेंटाइल, मान लो कि ये इजी था तो मान लो कि 200 नंबर, 220 या 230 नंबर पे मान लो कि 99 परसेंटाइल भी है। आपका मान लो टफ होगा तो हो सकता है कि 180-90 पे 99 परसेंटाइल चल जाए, ठीक है। यस सर। तो ये सब चीजें क्लियर। नहीं सोचनी है, ठीक है, ये सब चीजें नहीं सोचनी है, ओके। आप पेपर पे फोकस करो कि पेपर कैसे लेना है, हाँ, ठीक है। यस सर। चलो, चलो ठीक है, था बाय, ओके, बाय सर। चलो बाय। बाय अभी सर। क्या चीज का क्लास, अब क्या चीज का क्लास है? मैथ के। चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन, ठीक है, बाय प्रैक्टिस सर। करो। हाँ जी, अनमोल आपका कल है, जी सर कर लो। कब आए थे अनमोल? पूरा डिस्कशन देखे ना? सर मैं 5:30 आया था, लेट हो गया था थोड़ा सा। 5:30, चलो कोई ना, देख लेना, पीडीएफ से ही हो जाएगा। अगर वो नहीं देख पाए तो फिर वीडियो देख लेना, ठीक है, वीडियो कल तक यस आपका कल ही है ना? जी सर, कल पीडीएफ देख लूंगा सर। हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, आप लोग कोई भी, ठीक है। ओके सर। चलो, यस सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर। बाय।